नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी सहायक अध्यापकों के आकलन परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो हम आपको बताते चले आपकी यहाँ परीक्षा जो है वो 30 जुलाई को होने वाली है। तो इसके लिए यदि आपने अभी तैयारी शुरू नहीं की है तो आपके लिए यहाँ पर सबसे बेस्ट ऑप्शन दिया जा रहा है। आपके लिए आकलन परीक्षा क्रैश कोर्स की शुरुआत कर दी गई है। जो अभी तक कहीं भी क्लास नहीं किए हैं तो क्रैश कोर्स का यहाँ पर जो मूल्य रखा गया है वो सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये रखे गए हैं। लेकिन यदि आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए यहाँ पर जो है आपको 400 रुपये रखे गए हैं। सारे नोट्स जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पाठ्यक्रम पर आधारित सारा नोट्स हाथ से लिखा हुआ बनाया गया है, जो कि स्पेशल आपके जैक मॉडल पर आधारित है और चैप्टर वाइज नोट्स यहाँ पर दिया गया है। तो यदि आप अभी तक इस नोट्स को लेकर के नहीं पढ़े हैं तो आप परीक्षा में जाने से पहले एक बार यह नोट्स को अवश्य पढ़ लेंगे, क्योंकि यह जैक मॉडल पाठ्यक्रम पर आधारित है और आपके टेक्स्ट बुक पर आधारित है। तो आपका जो यहाँ पर आकलन परीक्षा होना है वो आपके टेक्स्ट बुक पर ही आधारित होने जा रही है और यहाँ पर कम प्रश्न में बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके भिड़ने की संभावना होगी। इसलिए आप यदि किसी भी बाजारू किताब की आप यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर ऐसा ना हो कि जेटेट के जैसा एक बार आपको पछतावा हो जाए कि 2 नंबर और 4 नंबर के खातिर फेल किए हो। तो यदि आप पछतावा नहीं चाहते हैं तो आप एक बार यहाँ से सारे नोट्स वीडियो PDF जरूर परचेज कर लेंगे। यदि नोट्स आप लेना चाहते हैं तो प्रत्येक सब्जेक्ट का नोट्स आपको 30 रुपये करके मिल जाते हैं। और यदि आप क्लासेज ज्वाइन करना चाहते हैं क्रैश कोर्स जो अभी 30 दिनों की होगी तो उसके लिए आप 250 रुपये दे करके जुड़ सकते हैं। और नोट्स के साथ साथ कोर्स भी चाहिए तो पूरे कंप्लीट कोर्स 400 रुपये में दिया जा रहा है, जो कि आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। और आप यहाँ से अगर सारे नोट्स PDF और टेस्ट सीरीज को बना लेते हैं तो आपकी सफलता 101% निश्चित है। तो आप अभी कभी हमारे मोबाइल नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, इस मोबाइल नंबर पर अवश्य फ़ोन कर लेंगे और जुड़ जाएंगे और सारे नोट्स और PDF ले लेंगे, क्योंकि क्लासेस शुरू हो गई है और यह सफलता सीरीज शुरू किया गया है। तो इस सफलता सीरीज में आप सभी का स्वागत है। चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। आँखों के सामने हो, ठीक है, जो आँखों के सामने हो उस शब्द को क्या कहते हैं, ठीक है। मैंने विभिन्न वाक्यों के लिए एक शब्द होता है, तो जो आँखों के सामने हो उसको कहने के लिए एक शब्द कौन सा होगा वो आपसे पूछा जा रहा है। मासिक होगा, आज्ञाकारी होगा, प्रत्यक्ष होगा या पतन होगा। तो अब जानते हैं जो आंखों के सामने होता है उसको हम लोग कहते हैं कि प्रत्यक्ष। कभी कभी आप लोग देखते होंगे, कहते होंगे कि हमने प्रत्यक्ष रूप में उसको देखा है। इसका मतलब क्या है, आपने आंखों के सामने देखा है, यानी आंखों के सामने देखा जाने के लिए एक शब्द हम क्या कह सकते हैं, प्रत्यक्ष कह सकते हैं, ठीक है। बड़े वाक्य को एक शब्द में भी हम कह सकते हैं, तो आंखों के सामने देखा जाने वाले को प्रत्यक्ष आप कहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा आपको बताना, ठीक है। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। पर्यायवाची शब्द भी आप देख लेंगे, आपके सिलेबस में है, ग्रामर में है। तो देखिए पर्यायवाची शब्द क्या होता है। पर्यायवाची शब्द क्या होता है, मतलब उसी के समान जो अर्थ देता है वैसे शब्द को हम लोग पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो अमृत के समान इसमें कौन सा शब्द है, अकस्मात, अनल, पीयूष या नयन। तो देखिए यहाँ पर ये तीनों का अर्थ अब जान रहे हैं। इसमें पीयूष जो होता है वो अमृत का क्या होता है, पर्यायवाची होता है, ठीक है। यानी अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, आपका पीयूष हो जाएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। झगड़ालू में कौन प्रत्यय है, ठीक है। देखिए आपको 2 चीज जानने हैं, उपसर्ग जानने हैं और प्रत्यय जानने हैं, जो आपके ग्रामर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय आपको जानना है, ठीक है। तो अब बताना कि झगड़ालू में कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए झगड़ा होता है ना, झगड़ा, उसमें आलू हम लोग कहते हैं। तो प्रत्यय क्या होता है, जो बाद में जुड़ता है, जो पहले जुड़ता है उसको उपसर्ग और जो बाद में जुड़ता है उसको प्रत्यय कहते हैं। तो यहाँ पर झगड़ालू में कौन प्रत्यय है, पन है, आलू है, वाला है या कोई नहीं। तो झगड़ालू में आलू प्रत्यय होगा, ठीक है, आलू जुड़ा हुआ है झगड़ में। अगला देखिएगा। चौराहा में कौन सा समास है आपको बताना है, चौराहा, ठीक है। चौराहा इस तरह से होता है ना, रास्ता 4 गो राह, यहाँ से फुटा हुआ है, इधर भी जाने के लिए इधर भी 4 राह। तो देखिए जिसमें संख्यावाचक शब्द हो, जिसमें संख्यावाचक शब्द 2, 3, 4, 5, 6 संख्यावाचक शब्द हो और उसका कोई भी विशेष अर्थ नहीं निकल रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। संख्यावाचक हो और कोई विशेष अर्थ निकलेगा तो दूसरा समास होगा, लेकिन संख्यावाचक हो और संख्या में रह जा रहा है, उसका कोई विशेष अर्थ नहीं निकल रहा है, तो वो होता है आपका यहाँ पर द्विगु समास। कौन होता है आपका, द्विगु समास, ठीक है। तो चौराहा में 4 राहों का समाहार होता है, इसलिए कौन सा समास है, द्विगु। तो देखिए द्विगु से क्या होता है, 2, यानी संख्या वाला जितना आएगा उसको द्विगु में डालना है। 2, 3, 4, 5
पास से जो समाहार होगा उसको द्विगु में आपको डालना है, तो द्विगु समास। लेकिन विशेष अर्थ जब निकलेगा तो उसको बहुब्रीहि में डाला जाता है। ठीक है, आगे हम देखेंगे और शायद आ जाए। अगला देखिएगा, नमस्कार में कौन सी संधि है, आपको संधि का नाम बताना है। ठीक है, तो देखिए नमस्कार को आप क्या करेंगे, यहाँ पर तोड़ लेंगे, नमस्कार को तोड़ लेंगे। तो नमस्कार को हम क्या लिखते हैं, नम, और जोड़ कार लिखते हैं कार, लिखते हैं ना, नमः जोड़ कार। अब देखिए नमः जोड़ कार लिखते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये क्या है, हलंत। ठीक है, यानी विसर्ग है। ये क्या है आपका, ये जो चिन्ह है वो विसर्ग है। तो अगर एक विसर्ग है और एक यहाँ पर क्या है, व्यंजन है, तो उससे दिक्कत नहीं है। अगर विसर्ग जुड़ा हुआ रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। ओके, तो ये विसर्ग है। ओके, अगला चलिए देखिएगा, बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है। ठीक है, बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या कोई नहीं। देखिए वैसी संज्ञा जिसको हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, ना तो किसी को व्यक्त कर सकते हैं, ना तो दिखा सकते हैं, ना तो छू सकते हैं, केवल और केवल अपने में अनुभव कर सकते हैं। तो वैसी संज्ञा को हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, ये आपके मन की उपज है कि आपके अंदर की क्या भावना चल रही है। बचपन, जवानी, क्रोध, और यहाँ पर ये सभी तीता, मीठा, क्रोध, सभी चीज क्या चीज है, आपके भाववाचक संज्ञा है, जिसको सिर्फ हम जिसको हम देख नहीं सकते, वरन छू नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते, केवल और केवल अपने आप में अनुभव कर सकते हैं। तो ऐसे अनुभव वाले शब्द को यहाँ पर हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा होगा। अगला देखिएगा, 9, 2, 11 होना मुहावरा का क्या अर्थ है, धोखा देना, संतोष हो जाना, तंग करना या भाग जाना। तो 9, 2, 11 होना मुहावरा का क्या अर्थ होगा, आप बता देंगे। तो 9, 2, 11 होना मतलब यहाँ पर जो आपके अर्थ निकल के आते हैं उसका मतलब क्या होता है, तो देखिए हम लोग कहते हैं भाग जाना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डी में ऑप्शन है, किस में ऑप्शन है, डी में। तो 9, 2, 11 होना मतलब वहाँ से क्या हो जाना, भाग जाना। किसी को मार करके चोर लोग क्या हो जाता है, 9, 2, 11 हो जाता है, मतलब भाग जाता है। तो 9, 2, 11 होना मतलब भाग जाना होगा। चलिए अगला बोलिएगा, पाप पुण्य में कौन सा समास, आपको बताना है कि पाप पुण्य देखिए में कौन सा समास है। तो वैसा समास जिसमें बीच में योजक चिन्ह, योजक चिन्ह इसको कहते हैं, मतलब जोड़ने वाला चिन्ह। ठीक है, योजक चिन्ह कहते हैं, जोड़ने वाला चिन्ह कहते हैं। तो योजक चिन्ह हो, और योजक चिन्ह जब होता है तो दोनों जो वर्ड्स होते हैं एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे पाप हो गया, तो पाप का उल्टा क्या होता है, पुण्य होता है, और बीच में योजक चिन्ह। देखिए ऐसा हमेशा लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे लिखा होगा रात, अब बीच में डैश देगा, अब फिर देगा दिन। देखिए बीच में योजक चिन्ह है, और रात का उल्टा क्या होता है, दिन। तो ऐसे जो भी समास आएंगे जिसमें आपका एक दूसरे का उल्टा होगा ना, तो उसको आप लोग क्या कह लीजिएगा, तो उसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं द्वंद्व समास। क्या कहते हैं उसको, द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कह लेते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। तो आप सभी रात, पाप, पुण्य, रात, दिन, इस सबको द्वंद्व समास में रखिएगा। ओके, चलिए अगला देखिएगा, पढ़ने वाला में कौन प्रत्यय है, पढ़ने वाला में कौन प्रत्यय है। ठीक है, आप यहाँ पर देखिएगा, पढ़ने हो गया ना, पढ़ने, अब प्लस क्या हो गया, वाला हम कर सकते हैं ना, वाला तोड़ सकते हैं। तो देखिए जो बाद में लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं ना। तो पढ़ना यहाँ उपसर्ग हो गया, ये बाद में लगा तो प्रत्यय होगा। ठीक है, तो बाद वाला कौन सा है, वाला, बाद वाला कौन सा है, वाला, यानी वाला क्या हो जाएगा, तो इसमें पढ़ने वाला में प्रत्यय कौन होगा, वाला होगा। ठीक है, वाला यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, मास में एक बार आने वाला शब्द को क्या कहते हैं, जो महीनों में एक बार आता है, मास में एक बार आता है, उसके बदले में एक शब्द हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो मास में एक बार आने वाला शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, मासिक कहते हैं। देखिए इसी तरह का आपको अगर वीडियो चाहिए, इसी तरह के सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए, साथ ही साथ आपको अगर लाइव क्लास चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपका लाइव क्लास जो है बहुत ही जल्दी चालू कर दूंगा, और उसके साथ साथ आपको प्रीमियर क्लास भी दूंगा। तो यदि क्लास आपको चाहिए, जितने लोगों को चाहिए सभी को कमेंट जरूर कीजिएगा कि हमें क्लास चालू कर दिया जाए, तो आपकी मैं सिलेबस वाइज सीरियल नंबर से यहां पर धीरे धीरे क्लास आपकी चालू कर दूंगा। ठीक है, तो आप सभी जरूर कमेंट करते चलिएगा। अगला देखिएगा, अनुकूल का विलोम शब्द बताओ। ठीक है, अनुकूल का विलोम शब्द बतावें, दीर्घायु, प्रतिकूल, पताल या पतन। क्या होगा, तो अनुकूल का विलोम क्या होगा, प्रतिकूल होता है। ठीक है, अनुकूल का प्रतिकूल। ओके, चलिए अगला बताइएगा, मोबाइल कौन सी संज्ञा है, आपको बताना है कि मोबाइल जो देखते हैं ना, मोबाइल अभी लेटेस्ट, वो कौन सी संज्ञा है आपको बतलाना है। ठीक है, मोबाइल कौन सी संज्ञा है आपको बताना। तो देखिए अगर मोबाइल है तो वो आपको कौन सी संज्ञा हो जाएगी, तो जातिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन मोबाइल का यदि नाम दे देता, सैमसंग का मोबाइल है, नोकिया का मोबाइल है, रेडमी नोट 4 का मोबाइल है, अगर नाम दे देता ना कि रेडमी नोट 4 का मोबाइल, तो ये यहाँ पर हो जाता क्या चीज, व्यक्तिवाचक। लेकिन केवल मोबाइल है इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। अगला देखिएगा, हिमालय में कौन संधि है, आपको बताना है कि हिमालय में कौन संधि है। देखिए इसको पहले अलग कर लीजिए, तो हिम
और जोड़ का हो जाएगा आलय, हुआ ना। तो हिम में लास्ट में अ है और इसमें आ है। तो देखिए दो स्वर वर्ण, दोनों स्वर वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो वैसे संधि को हम लोग स्वर संधि कहते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर कौन सा संधि हो जाएगा, आपका स्वर संधि हो जाएगा ना, हिमालय में स्वर संधि है। चलिए अगला देखिएगा, त्रिनेत्र में कौन सा समास है। देखिए त्रिनेत्र का मतलब क्या हो गया, तीन नेत्र वाला, ठीक है, तीन नेत्र वाला को हम लोग कहते हैं त्रिनेत्र। अब देखिए तो हमने आपको इसके पहले के वीडियो में बोला था कि तीन संख्यावाचक जब आएगा तो उसको आप डालिएगा किस में, द्विगु में। लेकिन यहाँ पर हमने एक बात और कहा था कि इसका विशेष अर्थ निकलेगा तो बहुब्रीहि में डालिएगा। तो तीन नेत्र वाला के क्या कहते हैं, तो आप सभी जानते हैं ना, क्या कहते हैं, तीन नेत्र वाला को शंकर भगवान को त्रिनेत्र कहा जाता है। तो विशेष अर्थ निकल गया, ठीक है। तो विशेष अर्थ निकलेगा तो उसको किस में डालेगा, बहुब्रीहि समास में। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा आपको बताना है, अकस्मात, अनल, पीयूष या नयन, ठीक है। तो अग्नि का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनल हो जाएगा ना। अनल माने अग्नि, आग हो गया। अगला, आज्ञा का पालन करने वाले शब्द को क्या कहते हैं। आज्ञा का पालन करने वाले शब्द के बदले में एक शब्द आता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं आपको बताना है, ठीक है। आज्ञा का पालन करने वाले शब्द को हम लोग क्या कहते हैं आपको बतलाना है, ओके। तो देखिए आज्ञा का पालन करने वाले शब्द के बदले में एक शब्द हम लिख सकते हैं कि वह जो आदमी है वो आज्ञाकारी है। चलिए अगला, आकाश का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। आकाश का विलोम शब्द, आकाश का विलोम उल्टा क्या होता है आपको बताना है, दीर्घायु, प्रतिकूल, पताल या पतन। तो आकाश का विलोम जो होता है वो पताल होता है, ठीक है। यहाँ पर सही आंसर पताल हो जाएगा। नाक में दम करना मुहावरा का क्या अर्थ है, आपको बताना है कि नाक में दम करना मुहावरा का क्या अर्थ है। धोखा देना, संतोष हो जाना, तंग करना या भाग जाना, ठीक है। तो नाक में दम करना मतलब क्या होता है, तंग करना। इतना लोग नाक में दम कर देता है कि तंग होकर के आदमी क्या होता है, भाग जाता है। तो नाक में दम करना मतलब यहाँ पर तंग करना होता है ना। अगला देखिएगा, आंख में धूल झोंकना मुहावरा का क्या अर्थ है। आंख में धूल झोंकना मुहावरा का क्या अर्थ है। देखिए कोई कोई आदमी क्या होता है, आंख के सामने ही धूल झोंक देता है ना। इसका मतलब क्या होता है, धोखा देना। क्या होता है, धोखा देना। आंख में धूल झोंकना मतलब धोखा देना होता है। चलिए अगला देखिएगा, आंख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। आंख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा आपको बताना है। मैंने आंख के समान इसमें दूसरा शब्द और कौन सा है, अकस्मात है, अनल है, पीयूष है या नयन है। तो आंख का पर्यायवाची शब्द क्या होगा आपका, नयन हो जाएगा, ठीक है। इसमें सही आंसर नयन होगा। अगला देखिएगा, उत्थान का विलोम शब्द बतावें। उत्थान का विलोम शब्द बतावें, दीर्घायु, प्रतिकूल, पताल या पतन। तो उत्थान का क्या होता है, विकास का पतन, ठीक है। उत्थान का पतन हो जाएगा। चलिए अगला देखिएगा आप यहाँ पे, अचानक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। मतलब अचानक के समान इसमें अर्थ कौन सा है आपको बताना है। अकस्मात है, अनल है, पीयूष है या नयन है, ठीक है। तो अचानक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा आप सभी को बताना है। तो देखिए अचानक का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो आपका हो जाएगा यहाँ पर अकस्मात हो गया ना। जिसे कहते हैं कि उसकी मृत्यु जो हो गई अचानक हो गई, या कोई कहता है अरे तो अकस्मात हो गया, कहते हैं ना आप लोग। तो देखिए अकस्मात का यहाँ पर अकस्मात कहिए, अचानक कहिए, उसी के समान अर्थ रखता है, ठीक है। तो देखिए